नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी और उसी के साथ हैं हमारे सबके बड़े अग्रज आदरणीय पुष्कर अवस्थी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। बाबा जी आपको राम राम, प्रणाम। राम राम। जी दर्शकों, 25 जून 1975 आपातकाल लगा था। आज उसकी बहुत से लोग कहेंगे बरसी है, मैं बरसी नहीं, आज उसका जो है वो साल गिरा है। और कल ही 18वीं लोकसभा का गठन हुआ और गठन होने के साथ ही 18वीं लोकसभा ने नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार अपनी सरकार बना चुके हैं, तो उसका शपथ ग्रहण समारोह जो सांसद के रूप में होता है वो हाउस के अंदर होने वाला था, यानी सदन के अंदर होने वाला था। प्रधानमंत्री ने ये परंपरा है कि जब वो सदन का कोई भी सत्र शुरू होता है तो औपचारिक रूप से प्रेस को संबोधित करते हैं। उन्होंने एक दिन बाद यानी आज 25 के आपातकाल का जिक्र कर दिया। मजे की बात देखिए, उसके बाद ही एक नया दृश्य लोगों के सामने आता है जहां पर कांग्रेस के नेतृत्व में संविधान की कॉपी लेकर वो टहलाई होती है संसद के लॉबी में। और ये टहलाई सिर्फ संसद के लॉबी में नहीं होती है, बल्कि शपथ ग्रहण करते समय संविधान की एक लाल पीली आइसक्रीम जैसी शक्ल की एक किताब लेकर उस पर शपथ ग्रहण की रस्म निभाई जाती है कांग्रेस द्वारा। आप सोचिए जरा बाबा जी, जिस कांग्रेस का इतिहास इस देश के संविधान को कुचल देने का हो, जिस कांग्रेस का इतिहास आर्टिकल 356 लगाकर शतक बनाने का हो, सरकारों को, निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त कर देने का, वो कांग्रेस क्या मुंह रखती है? कम से कम इस देश के संविधान की रक्षा का वो सिपाही है, जिस तरीके से कल पूरा प्रहसन हुआ है। क्या कहेंगे आप आपातकाल के बहाने जरा कांग्रेस के वर्तमान चरित्र के बारे में क्या कहेंगे? सवाल मुझसे है क्या? इस सवाल मुझसे पूछा गया है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। क्या ये प्रश्न मुझसे पूछा आपने? जी सर, ये सवाल आपसे ही पूछा गया है। अच्छा सर, ऐसा है, मेरे गुरुजी थे बीबी भागवत साहब, वो एक बात कहा करते थे कि जिनकी थाली में पूरी की पूरी भैंस परोसी गई है, वो आपकी थाली की में बैठी हुई मक्खी पर भी पॉइंट आउट करेंगे। बोलेंगे देखो तुम्हारी थाली में भी मक्खी है, हमारी थाली में भैंस है तो क्या हुआ। सर ये सेम चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी की राजनीति का। जो लोगों ने इस देश पर 1975 में जिस पार्टी ने इमरजेंसी थोपी थी और इस देश के तमाम नागरिक अधिकार, तमाम मूल अधिकार तहस नहस कर दिए थे और पूरे देश को गिरफ्तार कर लिया था, जेलों में ठूस दिया गया था, महिलाएं तक नहीं बख्शी गई थी, वो आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि संविधान खतरे में है। अवनीश जी, जब इमरजेंसी लगी तो मेरी आयु थी 10 साल और मेरे पिताजी थे सेना में। हम लोग, मुझे याद है, चंडी मंदिर, चंडीगढ़ के बगल में एक रेलवे कैंट, आर्मी का कैंटोनमेंट है, वहां रहते थे। मुझे याद है देश में इतना तनाव था कि एक 10 वर्ष के बच्चे को आज तक याद है। और 25 जून से करीब 3-4 दिन पहले की बात है, गर्मियों के दिन थे, हम लोग पूरी कॉलोनी जो है बाहर चारपाई लगा के, मच्छरदानी लगा के फौजी एरिया में सोया करते थे। और ठीक 9 बजे हर घर के सामने रेडियो पर न्यूज बज, और पूरे, मुझे अच्छी तरह वो समय वो याद है जब वो आखिरी की, जब न्यूज शुरू होती है उससे पहले आखिरी की 3 बीप सुनाई देती और वो 3 बीप सर पूरी कॉलोनी में गूंजती थी, इतना सन्नाटा होता था। और एक साथ जब सैकड़ों रेडियो बजते होंगे, ट्रांजिस्टर्स, और ये आर्मी की एक कॉलोनी की स्टोरी बता रहा हूं आपको,
जो कि पॉलिटिकली आमतौर पे न्यूट्रल माने जाते हैं लोग, जो कि राजनीति में देश में क्या चल रहा है उठापटक, उससे उनको इंसुलेट करके रखा जाता है कि देश की राजनीति से हमको मतलब नहीं है, हमारे जिम्मे सिर्फ सुरक्षा है। सर, भारतीय सेना के लोग इतने चिंतित थे। मेरे फादर, माय फादर वाज वन ऑफ देम। आज इमरजेंसी, अगले दिन हल्ला मचा, तब जब इमरजेंसी लग गई रात को 9 बजे न्यूज आ गई सर, अगले दिन हम लोग बच्चे थे, पर मुझे इतना पता था कि देश में कुछ बहुत बड़ा गंभीर घटना हुई है, और ये आर्मी की हालत थी सर। तो सिविलियन पॉपुलेशन क्या सोचती होगी। और उसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ है, मेरे फादर जो हैं अखबारों की कतरने, और धर्मयुग उन दिनों आया करता था, सबसे प्रमुख पत्रिका थी धर्मयुग, धर्मवीर भारती शायद उसके संपादक थे, और धर्मयुग, और जब इमरजेंसी हट गई उसके बाद उसकी भयावह कहानियां बाहर आने लगी। मुझे अभी दर्शकों को आगे चल के हम बताएंगे किस कदर दमन हुआ है। एक फिल्म बनी थी जिसमें स्नेहलता रेड्डी नाम की एक कोई स्मॉल टाइम बेचारी एक्टर थी, महिला, उसने उस फिल्म में काम किया था, जो कि शायद दूर से कहीं स्टोरी लाइन जो है इंदिरा गांधी जैसी लगती थी। सर, उसको टॉर्चर करके मार दिया गया था स्नेहलता रेड्डी को। गुलजार की फिल्म आंधी इसलिए बैन कर दी गई क्योंकि उसकी हीरोइन जो है इंदिरा गांधी जैसी दिखाई देती थी। गुलजार की बड़ी कालजयी रचना है आंधी। ये लोग आज हमें संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। सर उसी के साथ आप सोचिए जरा, जो लोग मोदी पर लगातार 10 सालों से फांसीवादी और तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं, लोग बार बार जो है ड्रामा करते हैं कि लोकतंत्र भारत का खतरे में हो गया है और उस खतरे से उनको बचाना है, इस देश के संविधान को। सर 25 जून 1975 को इमरजेंसी घोषित हुई थी और 20 जून को कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी रैली किया था, और उस समय देवकांत बरुआ, वो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। सर जरा सुनिएगा, मैं कोट कर रहा हूं, देवकांत बरुआ ने जो घोषणा की थी कि इंदिरा तेरी सुबह की जय, इंदिरा तेरे शाम की जय, इंदिरा तेरे काम की जय, इंदिरा तेरे नाम की जय। और इसी जनसभा में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि शून्य घोषित हो गया था उनका चुनाव और उन पर इस्तीफे का दबाव था। और इसके ठीक 5 दिन के बाद बाकायदे इमरजेंसी लगा दी गई। पुष्करदा, ये जो देवकांत बरुआ ने, और कभी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ऐसे तानाशाही रवैये का इतिहास रखने वाली कांग्रेस जब हाथ में वो लेमन चूस की तरह लेके और खुद चूसती है और अपने समर्थकों को चुसा रही है संविधान की रक्षा का कॉन्सेप्ट, और बहुत सारे राजनीतिक गिरोहबाज और विश्लेषक सोकाल्ड पुष्करदा ये कहने भी लगे हैं कि संविधान का मैटर जो है उसने जो है भारतीय जनता पार्टी को 240, 41, 42 पर रोक दिया, या एनडीए को नीचे रोक दिया, 272 से ज्यादा लाने नहीं दिया। दादा, इन लोगों को वाकई वही सवाल जो बाबा से पूछा था, किस मुंह से ये ऐसी बातें करते हैं जो इन्होंने इस तरह के तानाशाही नेता पैदा कर रखे हैं। पुष्कर आप म्यूट है प्लीज। मैं हाँ, देखिए, कांग्रेस जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। कांग्रेस अपने चरित्रानुसार काम कर, कांग्रेस का मानना ये है कि संविधान को तोड़ने का जन्मजात अधिकार सिर्फ उसके पास है, इसलिए जो है वो क्योंकि गिल्टी पार्टी इन द पास्ट रही। तो और दूसरा जो है, इस चुनाव में 2024 के चुनाव में जो बीजेपी को 241 रुक गई, उसकी जो बड़ी अवधारणा उनको लगता है कि हमने जो संविधान की जो चर्चा की कि 400 सीट आएगा तो संविधान बदल देंगे, वो कामयाब रहा। तो उसी टेम्पलेट को लेके ये चल रहे हैं। इनको लगता है कि हम बार बार ये कहेंगे इस बात को कि जो है संविधान बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा, तो संविधान, तो हम इसको नीचे, हम जो है कहीं हम ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे। दरअसल हकीकत ये है कि कांग्रेस के डीएनए में लोकतांत्रिक वैल्यूज की कोई स्थान कभी रहा ही नहीं है।
जब इनके जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, जब बने थे कांग्रेस के, वो तथाकथित रूप से कहा जाता है ये जितने आपके वामपंथी लोग हैं और पुराने जो दिग्गज बुद्धिजीवी हैं, यार बड़े लोकतांत्रिक थे। अब सत्य तो यह था कि वो नेहरू अलोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री भारत का बना था। जो आदमी अलोकतांत्रिक रूप से सत्ता में आया हुआ हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की वो कितना वैल्यू करते थे। 1958 में जो है, जब केरला में पहली गठबंधन जो लेफ्ट वामपंथियों की सरकार बनी, तब इसी नेहरू ने जो है 356 का पहली बार प्रयोग किया और गिरा दिया। तो जो आज जिसकी जो है भ्रूण से ही उसकी जब पल्लवित हो रही थी कांग्रेस सत्ता के निर्वाध वातावरण में, वो 356 का उसने किया, मजा चखा लिया। और वो पार्टी जो है कह रही है कि हम जो है संविधान के हम रक्षक है और संविधान के लिए। दरअसल ये है, जो जितना दुष्चरित्र होता है वो जो है दूसरे के सात्विकता में बात नहीं करता, दूसरे को जो है अपने पाली में खींचने की कोशिश करता है। ये जो बार बार चिंगाहट है, चिल्लाहट है, उनको भी मालूम है कि आपातकाल में उन्होंने क्या किया, आपातकाल क्यों लगाया गया। ऐसा नहीं कि आपातकाल जो है केवल उचित लगा। आपातकाल जब भी युद्ध काल हुआ है तो सरकार जो है आपातकाल वो तकनीकी रूप से जब भी लड़ाई चलती है तो इमरजेंसी लगती है, ठीक है, लगती है। लेकिन वहीं पे आप ये देखिए, जब एनडीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की जब करगिल युद्ध हो रहा था, तब आपातकाल नहीं लगाया गया, नहीं लगी थी, ठीक है, नहीं लगी गई थी। ये जो है आप जो है ये एक अपना चेहरा दिखा रहे लोग, ठीक है। इनको लगता है कि जर्मनी के जो जब नाजी जर्मनी था हिटलर का, वहां गोबेल्स उनका जो है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन था, उसकी जो एक बहुत बड़ी था युक्ति थी जिसको वो फॉलो भी करता था कि एक ही झूठ को 1000 बार बोलो तो झूठ सत्य जो है हो जाएगा। तो ये जो है हमारे कपड़े में कितने दाग हैं उससे उसको मतलब नहीं है। तुम्हारे में जो है फैलाने में जरा दाग आ जाए उसकी बात करें, और नहीं भी है तो हम दिखाएंगे कि आपके है दाग है। बहुत तो ये कहना चाहिए कि एक दुष्चरित्र, जो एक दुष्चरित्र या कहिए कि एक करप्ट महिला पूरे मोहल्ले को करप्ट कहती है। बिल्कुल सही। हाँ, एक वाचाल औरत जो होती है वो जो है अपने को डिफेंड करने के लिए जो है उसका एक ही तरीका होता है कि उस इलाके की जितनी सुदृढ़ मर्यादित औरतें हो उनके चरित्र पे बात हो। तो इसको इतना कांग्रेस चरित्रहीन है, चरित्रहीन थी और चरित्रहीन रहेगी। आपातकाल उसका सिर्फ एक उदाहरण है जिसको लेके जो है जैसे वो बांट रहे हैं वैसे और बांटा जाएगा। जी बिल्कुल। और पुष्कर दा, ये वही वाली बात देखे ना आपने, आपसे मैंने एक अलग प्रश्न रखा और रामदास जी ने जब अपना इंट्रो वक्तव्य दिया, उन्होंने भी ये शुरुआत की कि जिसके थाली में पूरा भैंस रहता है वो तुम्हारी एक थाली का मक्खी जो है तुमको गिनाएगी। आपने भी मामला वहीं कंक्लूड किया। और मैंने भी जो शुरुआत में ये कहा कि 1975 की कांग्रेस और कल जब 18वीं लोकसभा का गठन हुआ और तब की कांग्रेस के चरित्र में एक ही वो एक रूपता दिखाई देती है कि वो निरंकुश है, बेसिकली वो अलोकतांत्रिक खुद हैं और एक लोकतांत्रिक अपराधी हैं भारतीय राजनीति के। मजे की बात देखिए जरा, दर्शकों तक ये बात रखूंगा कि ये जरा विचार कीजिए कि आरोप लगता है कि संघ ने कभी ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, लगभग 1,30,000 ऑफिशियल जो गिरफ्तारियां हुई थी उनमें से रिकॉर्ड पर है दर्शकों कि 1 लाख के लगभग भारतीय स्वयंसेवक संघ के लोग गिरफ्तार हुए थे, क्योंकि इंदिरा के राजनीतिक विरोधी जमीन पर वही थे। और जो संघर्ष समिति बनी थी पुष्करदा, जयप्रकाश नारायण भले ही उसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जब वो गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद नानाजी आरएसएस के उन्होंने टेक ओवर किया और जयप्रकाश नारायण ने उनको अपना जो है पदभार सौंप के उसके बाद जेल गए। और जब नानाजी भी गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद वो पूरी श्रृंखला चली और जमीन पर उस आंदोलन को लगातार आरएसएस ने जिलाए रखा। ये क्या बात करेंगे। और कम्युनिस्टों का रोल दर्शकों आपको बता दूं, दोनों हमारे वक्ताओं आपकी भी नॉलेज में डाल दूं। एक सवाल उठता है कि 1975 में भारत की कम्युनिस्ट क्या कर रहे थे। भारतीय कम्युनिस्ट भाकपा ने
खुले तौर पर 11वीं अपनी जो वार्षिक उनका जो कॉन्फ्रेंस होती थी बठिंडा में उन्होंने बाकायदे इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया था। न सिर्फ सपोर्ट किया था बल्कि इस इमरजेंसी को एक अवसर के रूप में देखा था कि इसको हम क्रांति में बदल देंगे और क्रांति में बदल के अपना जो है वो एजेंडा लागू करेंगे। तो ये तो सपोर्ट रहा है। बाबा जी, राजनाथ जी का एक मैंने जो है एएनआई पे मेरे ख्याल से पॉडकास्ट देखा था स्मिता प्रकाश के साथ। स्मिता जी ने बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछा इमरजेंसी पर, और मुझे अब भी याद है, दर्शक हो सकता है इस बात की गवाही अगर न हो तो इसके बाद देखिएगा, राजनाथ जी की आंख डबडबा गई थी अपनी पर्सनल बात बताते हुए इमरजेंसी के दौरान। उन्होंने कहा मैं अरेस्ट था, मेरी मां का निधन हो गया था, मुझे मेरी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए इंदिरा की सरकार ने पेरोल नहीं दिया था। ये थी इमरजेंसी। ऐसी तमाम कहानियां बिखरी रही होंगी। आप जैसे बताते हैं कि धर्मयुग में, क्योंकि देखिए 1975 में मैं 5 साल का था, मेरी जहन में नहीं है, आप दोनों मुझसे वरिष्ठ हैं, आपकी जहन में ऐसी तमाम कहानियां। और दर्शकों और आपको भी बाबा जी ये पता है ना कि कई बार इतिहास की किताबें अखबारों में रोज नामचे के तौर पर दर्ज होकर रह जाती हैं, जो उस काल के लोगों को ही पता रहती हैं और सबको पता रहती हैं। जैसा आपने कहा कि आपके पिताजी अखबार की कतरनें लेके आते थे, ऐसी तो तमाम कहानियां हैं क्रूरता की, इमरजेंसी की, जो कभी सरफेस पे आई ही नहीं आज की जनरेशन। मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी घटनाओं को आप याद करें, क्योंकि आज लोकतंत्र का वो काला दिन है जिसकी सालगिरह है। जी बाबा जी। सर आप म्यूट है। एक एक फिल्म, जब इमरजेंसी से पहले जब इंदिरा की जो तानाशाही प्रवृत्तियां सामने आने लग गई थी, तो कोई शायद मुंदड़ा करके कोई फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन्होंने आनन फानन अगर में, मैं गलत नहीं कर रहा हूं तो राज मुंदड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, दादा बताएंगे। अच्छा नहीं, म्यूट है आप, अपना म्यूट खोल लीजिए, म्यूट मत रखिए अपने आप को, म्यूट खोल लीजिए, इसमें इंटरेक्शन है तो म्यूट ना रखे कोई। नाहटा थे, अमृता नाहटा थे, वो प्रोड्यूसर थे, और शिवेंद्र जो थे वो थे इसके डायरेक्टर, पहली पिक्चर के। किस्सा कुर्सी की बात कर रहे हैं अजीत सिंह मेरे ख्याल से। बाबा रामदास जी सर, उन्होंने आनंद फानन में एक फिल्म बना दी, किस्सा कुर्सी का। फिल्म जब्त कर ली गई, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और एक्टर्स को जेल में ठूंस दिया गया, और उन दिनों नेगेटिव बना करते थे, नेगेटिव हुआ करते थे फिल्म के नेगेटिव जला दिए गए थे। गुलजार की आंधी 2.5-3 साल तक सेंसर बोर्ड में अटकी रही थी, बैन कर दी गई थी। किशोर कुमार के गाने रेडियो पर बजने बंद कर दिए गए थे, किशोर कुमार को पर अघोषित बैन लगा दिया गया था। सुनिए, जबरदस्ती पकड़कर युवाओं की नसबंदी कर दी जाती थी, क्योंकि जो संजय गांधी की एक टिकड़ी थी, संजय गांधी ने एक दिया था कि मैं देश को सुधार दूंगा, देश में इमरजेंसी लगा के जनसंख्या नियंत्रण कर दूंगा, और जो ये एएनएम्स नहीं होती सर, गांव में जो एएनएम्स घूमती हैं और जो सरकारी अस्पतालों के स्टाफ को टारगेट दिए गए थे, मिडवाइफ, उस समय मिडवाइफ कहा जाता था। इतनी नसबंदी आपको करनी ही है, और अविवाहित युवाओं की जबरदस्ती पकड़ के नसबंदी कर दी जाती थी। और सुनिए, ये सैफ अली खान की पहली बीवी अमृता सिंह की मां बड़ी खासम खास हुआ करती थी संजय गांधी की, नाम था रुखसाना सुल्तान, आई थिंक। बिल्कुल सही है। उसकी ड्यूटी लगाई गई कि आप जो है दिल्ली के मुसलमानों को भी तैयार कीजिए कि वह अभी नसबंदी कराएं। तो अब मुसलमानों ने कहा कि साहब हमारे मजहब में तो परिवार नियोजन है ये नहीं है। तो रुखसाना सुल्तान ने दिल्ली के 2-3 मौलवी पकड़े, बड़े मजेदार किस्सा बता रहा हूं आपको, और 2-3 मौलवी पकड़े और मौलवियों से कहा कि इसका उपाय बताओ। तो मौलवियों ने कहा कि नहीं नहीं, परिवार नियोजन है इस्लाम में। बोला कैसे?
बोले कि एक श्रीमान जी थे, वो अपनी चाइल्ड ब्राइड, जब वो व्हेन शी वाज वेरी यंग, तो ही यूज्ड टू थाइंग करते थे और इजैकुलेट करते थे थाइज पे। उसको उसको अरबिक में अजल कहा गया है कि थाइज पर ही इजैकुलेट कर दो, ये अजल है। तो ये क्या था? ये परिवार नियोजन का ही तो एक तरीका था। इसलिए यदि वहां हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। तो सर एक करीब 10 पेज की बुकलेट छापी गई। सुनिए, वह बुकलेट पूरे पुरानी दिल्ली के मुस्लिम बहुल एरियाज में रुखसाना सुल्तान ने बंटवाई और उस इलाके के मुसलमानों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदी की गई। तुर्कमान गेट का इलाका था, वो पूरा का पूरा बुलडोजर से ढा दिया गया और भाजपा का, संघ का, विपक्ष का एक भी ऐसा नेता नहीं था जो बाहर छोड़ा गया हो और टॉर्चर किया गया। यहां तक कि राजमाता विजय राजे सिंधिया जैसी महिलाओं को भी पकड़ के जेल में ठूंस दिया गया था। पत्रकारों को किसी ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने पत्रकारों से कहा झुक जाओ, ये लेट गए। पूरी की पूरी मीडिया सरेंडर हो गई थी। विद्याचरण शुक्ल जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था, ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर थे जी। दर्शकों, बाबा रामदास जी इस समय अपने गांव पे हैं, तो नेटवर्क उनके यहाँ थोड़ा सा वीक है, जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। ऐसी तमाम कहानियां पुष्करदा इमरजेंसी की भरी पड़ी हैं। और आज बॉलीवुड के कुछ पोस्टरबाज जब तब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मैटर लेके खड़े हो जाते हैं, इनको शायद पता नहीं है कि उस समय सरकार ये तय करती थी कि गाने में कौन सी लाइन होगी, फिल्म में क्या डायलॉग होगा। सरकार विरोधी कोई डायलॉग नहीं हो सकता, यहां तक कि एक्शन सीन कै % रहेंगे फिल्म में, इसकी भी मियाद तय की गई थी। इस तरीके के प्रतिबंध थे। और मेरे पिताजी, आपको तो पता ही है, स्टेट गवर्नमेंट एडमिन उसमें थे सर। उस समय सीनियर सबऑर्डिनेट यानी इंस्पेक्टर रैंक के, पिताजी तो हमारे फिर भी गस्टेड थे, इंस्पेक्टर रैंक के जो कर्मचारी थे उनके पास मैजिस्ट्रियल पावर था। मैजिस्ट्रेट के पावर दे दिए गए थे उन सबको, और वो लोग एक मजिस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करते थे। दर्शकों, आप सोचिए जरा, कल्पना कीजिए कि स्थिति क्या रही होगी। बाबा जी, वही मैं बता रहा था कि गाने तय होते थे और अखबारों की तो बात कर दीजिए, मीडिया तो बिछ ही गई थी, जिसको कि ये पाखंडी लोग कहते हैं कि अरे साहब बड़ी क्रूरता होती थी। अखबार पढ़ के पहले संपादक वहां पहुंचाता था और पढ़ा जाता था। मेरे पिताजी गस्टेड यूपी गवर्नमेंट के गस्टेड ऑफिसर थे, उनको तो सोचिए आप क्या स्थिति थी। लेकिन दरोगा तक को, एक इंस्पेक्टर तक को, किसी सप्लाई इंस्पेक्टर या इस इंस्पेक्टर को मजिस्ट्रेट का पावर हासिल था सर। और नसबंदी, लाल कंबल, मुझे पिताजी कहानियां बताते थे। बात मैं 5 साल का था, लेकिन जब होश आया तो कंबल कई ठो घर में देखता भी था सर। वो कंबल निशानियां बन गई थी। 5-5, 8-8 कंबल देके और घसीट के ऑपरेशन कर दिए जाते थे और टारगेट मिला करता था सर, उस टारगेट को अचीव किया जाता। सबसे बड़ी बात, राजनीतिक कैदी की तरह नहीं रखे गए थे पुष्करदाई लोग। ये लोग बकायदे, जैसे बाबा ने कहा कि प्रताड़ित किए गए थे, बेड़ियां लगा के किसी की मां की अंत्येष्टि पर न देना। तो कांग्रेस ये कह के नहीं बच सकती, कई धूर्त बेशर्म कांग्रेसी ये कहते हैं कि अरे संविधान में प्रोविजन है तो लगाई गई, और राजनीतिक बंदी नहीं, आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया गया था। पुष्करदा, जब हम इस बरसी के बहाने, सालगिरह के बहाने कांग्रेस के इस चरित्र पर बात कर ही रहे हैं, तो आज कांग्रेस जिस मुहाने पर खड़ी है और 99 सीट जीत के नरेंद्र मोदी से तीसरी बार हार के, उसके बावजूद भी जीतने के घमंड में दिखाई दे रही है। संसद का पहला दिन था, जहां पर अभी शपथ ग्रहण चल रहा था, वहां से नाटक शुरू हो गया है। क्या कांग्रेस अब भी नहीं समझ पा रही है कि इस देश में, देखिए, सीटें उन्होंने भले झूठ फैला के पाखंड करके 99 पा लिए हों, लेकिन हारे हैं वो तीसरी बार नरेंद्र मोदी से, ये भी सच है। उनके ऊपर कालिक है इमरजेंसी की, ये भी सच है। क्या कांग्रेस अब भी इस बात को समझ नहीं पा रही है, समझना नहीं चाह रही है, या उसका ये एजेंडा है कि हम तो इसी तरीके से बेशर्मी करते रहेंगे?
देखिए, ऐसा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस को मालूम नहीं। कांग्रेस का एजेंडा अराजकता है। कांग्रेस जो है वो वही चीज उसी नियमों को फॉलो कर रही जो वामपंथियों का नियम होता है कि एक जो है चलती चलाए चीज में उसमें अराजकता करके उसमें विरोध करके उसको रोकना, चक्का जाम से बोलते हैं। तो ये संसद जाम करने के, इनको कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभानी, इनको केवल हल्ला करना है और इनको लगता है कि इसी हल्ले के शोर में और इसी अराजकता में वो सदन से निकल के जो है वो सड़क पे आ जाएगी। हम और झूठ बोलेंगे, जनता उस झटपट में फिर एक बार आएगी और रेन केन प्रतिनिधि जो है किसी न किसी झूठ पे जो है एक हजूम जो है मट्टी का तेल कनस्तर लेकर निकल पड़े। ये इनका ध्येय भी यही है। यहाँ पे आपकी इस बात को और बढ़ाने से पहले एक चीज पर ध्यान दिला दूं अवनीश, जहां आपने कम्युनिस्ट पार्टी का भटिंडा वाले सत्र का आपने जिक्र किया है, बहुत महत्वपूर्ण जानना यह भी है कि जब 20 जून को कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, उससे पहले कहानी हुई थी। कहानी ये हुई थी जब हाईकोर्ट से आ गया कि इनकी सत्ता जो है कि इनका निरस्त कर दिया गया चुनाव और इनके पास कोई और नहीं था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट को रिलीफ नहीं मिलती तब तक इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। देखिए, संजय गांधी ने इस्तीफे पर अटका था कि इस्तीफा नहीं देना है। इंदिरा गांधी चल के उस वक्त के जो सचिव थे, जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी के, भूपेंद्र क्या नाम था, भूपेश, मैं नाम भूल रहा हूं, उनके पास, और उनसे मांगा समर्थन। समर्थन उनका नहीं मांगा, सोवियत रशिया से समर्थन मांगा। ब्रेजनेव थे उसके जनरल सेक्रेटरी, सोवियत रशिया के और प्रेसिडेंट। तो उस भूपेश को उनके यहाँ गई और उसने फोन मिला, मतलब उस भारत का कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, उसने फोन मिलाया, ब्रेजनेव की बात हुई और ब्रेजनेव ने कहा कि हम आपको देते हैं समर्थन, शर्तें दो होंगी, आपको वामपंथी समर्थन मिलेगा। पहला था इनका वो था कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे, जो आपके यहाँ जो है प्रेम्बल में चेंज आया है जिसमें सोशलिस्ट और सेकुलर घुसोड़ा गया है। ये इंदिरा गांधी का दिमाग नहीं था, ये वहां से डिमांड आई थी मॉस्को से। उसके बाद इन्होंने जो है कहा कि हम इस्तीफा नहीं दूंगी, और फिर इमरजेंसी का जब आपातकाल, क्योंकि ऐसा है कि उस वक्त जो है भारत कोल्ड वॉर का जमाना था और उस तारीख तक जो है अमेरिका जो है लीड करता था। अमेरिका क्या, वेस्ट पूरा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी का उस वक्त फंडा था। लेकिन जब आपातकाल का वो समर्थन नहीं करती क्योंकि उनको इंदिरा गांधी पसंद भी नहीं थी तो उनको तो ऐसी अवस्था में आपातकाल के लिए एक सुपर पावर की व्यवस्था चाहिए था। तो ये जो है जहां पर 25 जून इसकी वर्षगांठ है आपातकाल की, वही इसकी भी वर्षगांठ है कि इस दिन जो है भारत का सत्ता शासक वो जो है एक विदेशी शक्ति सामने जो है चरणों पे लेट गया और उस अभयदान के मिलने के एवज में संविधान की हत्या की। जिस बाबा जी जिस संविधान को घूम रहे हैं, ये वो संविधान है ही नहीं जो हमारे अग्रजों, हमारे पूर्वजों ने हमको बना के दिया। ये 76 का एक म्यूटिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके प्रेम्बल के संग बलात्कार किया गया, सेकुलर और सोशल में घुसेड़ा गया। ये तो हो गई इसकी बात। दूसरी आता हूं जहां तक मुझे क्या आपातकाल का अनुभव है। मैं 17 साल का जब आपातकाल लगा है। मेरे पिताजी गोरखपुर में डॉक्टर थे और आप लोग नसबंदी की बात कर रहे हैं तो मेरे पिता डॉक्टर थे तो मुझको तो उसका एक एक चीज हर मालूम। डॉक्टरों के डीएम के यहाँ से सीएम आता था कोटा और फिर जो है सीएमओ कोटा करता। ये एक बड़ा भ्रष्टाचार भी था, ये जो कांग्रेस की पुरानी आदत होती है। इसके अंदर पैसे मिलते थे, आप टारगेट अचीव करते थे। उस पैसे का जो है उस पैसे का बैकलॉग जाता था, वहां पे वापस सैफरिंग होती थी। तो ये जो है आपदा में अफसर जो है ये केवल जो है कांग्रेस की देन है। और उस वक्त जो है कोई भी केवल पॉलिटिकल या संघ नहीं, कोई छात्र नेता वो ऐसा नहीं था जो जेल के अंदर ना हो।
अरे इर्रिस्पेक्टिव एनजीओ ऑफ किसका वालों हो। तक को अंदर कर दिया था दादा, एनजीओ वालों को, तो छोटे छोटे और कई उसके प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट के लोग, मैनेजर, प्रिंसिपल, इनको उठा के अंदर कर दिया था, डिग्री उग्री कॉलेज के। अच्छा, खास बात ये भी है कि इसके लिए आपको दिल्ली या लखनऊ की आवश्यकता नहीं है। उस वही शहर का मजिस्ट्रेट, डीएम यदि कन्विंस हो जाता है, कोई भी जानता है, तो वो पहले अंदर करता है, उसको सूचना करता है, और सूचना जो है वो डीएम की पीठ पे थपथपाई थी कि तुमने एक और गिराया। ये है बिल्कुल आपातकाल, और हम उसकी वर्षगांठ मना रहे हैं। ये और उस वर्षगांठ में उस संविधान को लिए हुए चरित्रहीन ये घिरे हुए कांग्रेसी घूम रहे कांग्रेसी लेके चल रहे हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि उन्होंने जो है सूरज ढलने के बाद संविधान के जब आंख मूंद लेते हैं तो उन्हें क्या क्या कुकर्म किए हैं। इसलिए जो है जितना ठीक बात, वो हल्ला इसलिए मचा रहे हैं कि एक बार जनता जो है फिर कोई बेवकूफ बन के हमको जो है बिल्कुल सात्विकता का जो है हमको आवरण दे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने कहा, और ये बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, और ये पहला सबूत हो सकता है और है कि जब इस देश के ने सरकार रहते हुए कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने गिरवी रख दिया था रशा के चरणों में इस देश के पूरे संविधान को, और ये बहुत बड़ी ऑलरेडी संविधान की हत्या ये कर चुके हैं। और उसी के साथ एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि ये जो लाल लेमन चूस संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं, ये इंदिरा का संविधान है, ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं है। अच्छा बाबा जी, नहीं है। आप जब तब अपनी बातों पर एक बात का जिक्र करते हैं, मैं उसको जरा इस इमरजेंसी से जोड़ूंगा। देखिए, ये मुझे लगता है कांग्रेस यही चाहती है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो लेफ्टिस्ट कांग्रेस इस समय हो चुकी है, ये अराजकतावाद बिल्कुल चाहती है, संसद में चाहती है। दादा ने कहा कि ये चाहते हैं कि संसद में अराजक हो हम, तो जनता भी अराजक हो जाए, सड़कों पे आ जाए। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा लिया, और कांग्रेस उसका दाग अब तक झेलेगी, आजन्म झेलेगी, और जब तक रहेगा ये देश, जब तक रहेगा इस देश का लोकतांत्रिक ये मॉडल, तब तक वो झेलेगी। लेकिन आप जब तक ये कहते हैं पिलपिले मोदी, नरम मोदी, बहुत सारे लोगों का भी ये सवाल है कि मोदी हार्श क्यों नहीं होते, मोदी कड़े क्यों नहीं होते, कड़क क्यों नहीं होते, क्यों नहीं ये सरकार बर्खास्त कर देते। लोग कहते हैं बंगाल की सरकार क्यों झेलते हैं मोदी, क्यों नहीं बर्खास्त कर देते, या क्यों नहीं करते, पंजाब में क्या नहीं करते। पंजाब में मोदी के एक्शन को लेकर आपको खुद बहुत शिकायतें रही हैं। क्या आप जब इमरजेंसी जैसी अलोकतांत्रिक दुर्घटना पर हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब कैसे आप देखेंगे 10 साल जिस कुशलता से नरेंद्र मोदी ने एक समावेशी और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इस देश को चलाया है, क्या इमरजेंसी की याद करते हुए आप नरेंद्र मोदी को और ज्यादा क्रूएल और कड़ा होने की अब भी सलाह देंगे, या कैसे आप उम्मीद करेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम बात करें तो बात में समस्या और इमरजेंसी पर केवल करुण गाथा न गाएं, बल्कि आज के परिदृश्य में उसके समाधान पर भी। मोदी से क्या अपेक्षा है अब आपको, जब हम इमरजेंसी पे इतनी सारी बात कर चुके हो? सर देखिए, आम जनता, देखिए इमरजेंसी में क्या हुआ था, आम जनता और जो ईमानदार विपक्ष था, एक भ्रष्ट शासन ने, एक भ्रष्ट राजनीतिक दल ने, एक भ्रष्ट राजनेता ने सामान्य जन पर इमरजेंसी थोप दी थी और उनको जेलों में ठूंस दिया था। यहां उल्टा हो रहा है, यहां वही भ्रष्ट लोग, वही करप्ट, वही चोर, वही डाकू, वही लुटेरे आज एक बार फिर से सड़कों पर अराजकता कर रहे हैं। संविधान को, पूरे सिस्टम को, सरकार को, पूरे देश को बंधक बना रहे हैं। और मोदी जी एक सॉफ्ट ग्लव, सॉफ्ट हैंड, बड़ा बच्चे हैं, चलो अपने ही उसका म्यूट कर लीजिए, है, उनको बड़ा सॉफ्ट हैंडल कर रहे हैं। सर, अराजकतावादियों को सख्ती से निपटने की जरूरत है। मैं कल की घटना बता रहा हूं, 4.5 महीना हो चुका है, किसानों के भेष में बैठे हुए गुंडों ने शंभू बॉर्डर ब्लॉक कर रखा है, और कल वहां के लोकल ग्रामीणों का धैर्य चुक गया।
उन्होंने कहा भैया बहुत हुआ। अच्छा, क्या है कि वो घग्घर नदी से मिलता जुलता इलाका है, तो अब तक क्या था कि नदी सूखी थी तो लोग उस पार चले जाया करते थे, ट्रैक्टर ट्रॉलियां हर चीज चली जाती थी क्योंकि नदी का सूखा हुआ बेड था। सर मानसून आ चुका है, पहली वर्षा हो चुकी है मानसून की, वो नदी अब उफान पे आ जाएगी। सर वो पूरा का पूरा इलाका तो दुनिया से कट गया क्योंकि सड़क आपने जाम कर रखी है। अब अगर आपको मंडी या मार्केट या कहीं जाना है तो आपको 50 किलोमीटर का चक्कर मार के जाना पड़ेगा। सर कल किसान जो लोकल नागरिक थे वो किसानों के सामने खड़े हो गए, अरे बहुत हो गया, खाली करो। मोदी जी मूक दर्शक बने बैठे हैं, भगवंत मान मूक दर्शक बने बैठे हैं। आम आदमी क्या करेगा आप बताइए? तो वो खुद ही जाके खड़ा हो गया, इन किसानों के सामने गए ठीक। धरना। सर अराजक हाँ। से सख्ती से निपटने की जरूरत है, हम्म। यही आपका कर्तव्य। अराजक लोग यदि, एक मिनट, मैं तो कहता हूं यदि अराजक तत्वों ने 2 साल से सड़क जाम कर रखी है तो यह भी इमरजेंसी का ही एक रूप है। वो अभी भी इमरजेंसी लागू कर रहे हैं और आप अभी भी विक्टिम प्ले कर रहे हैं सरकार में बैठ के भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। सर ये कौन से लोकतांत्रिक मूल्य है? इसलिए मेरी अपेक्षा है अराजक तत्वों से सख्ती से डील करिए, इसी के लिए आपको सत्ता सौंपी गई है। बस मुझे सिर्फ इतना कहना है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, और आप जो कुछ कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं। और आपने एक जो ये नया देखने का जो नजरिया दिखाया ना, कि वो अब भी अराजकतावादी होके अराजक घटनाएं करके जब तक सड़क हाईवे जाम करके असली इमरजेंसी अब भी विपक्ष में रहने के बावजूद भी वो अप्लाई कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये आपकी अपेक्षा कि जहां कड़ाई की जरूरत है वहां बेहद कड़क मोदी चाहिए इस देश को चाहे वो पूरे विश्व के पटल पर हो। लोकतांत्रिक मूल्यों को भारत में कैसे जिया जाता रहा है और खासतौर से मोदी ने पिछले 10 सालों में दिखाया है, वो अपनी जगह उसका सम्मान है, उसको सब मान भी रहे हैं। लेकिन जहां कड़ा, जहां बाबा के बुलडोजर की जरूरत है तो वहां बाबा बुलडोजर चलाते हैं। और इसी तरह आपने भी कार्रवाइयां की हैं नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल किया है। गुजरात में तमाम कार्रवाइयां उन्होंने किया है। हालांकि मोदी जी का एक अपना तरीका है। पुष्कर दा, अगर आप अंतिम कोई एक बात कहना चाहें तो इसको कंक्लूड करें इसी में कि मोदी से आपको क्या अपेक्षा है, इसी लाइन पर मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा, बस आपकी अंतिम बात। आप म्यूट हैं, जल्दी से अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप म्यूट है, जल्दी से अनम्यूट कर लीजिए। ये हम लोगों का ये वीडियो यदि मोदी जी तक पहुंच जाए तो मैं जो अंतिम बात 1 मिनट में कहना चाहूंगा, क्योंकि मोदी जी ने अराजक तत्वों को अपनी संवैधानिक कर्तव्य के तहत नहीं डील किया, इसीलिए बीजेपी 302 से 241 हुई और एनडीए 353 से 292 है। बहुत से कारण होंगे, कम हुए, लेकिन यदि जो है अराजकता को 2 साल से जिस तरीके से भारत को उथल पुथल किया है इन अलोकतांत्रिक विपक्ष ने या कांग्रेसियों ने या जो अर्बन नक्सल सोच की मानसिकता वाले लोगों ने, उसको आपने बड़े जो है भुलमुल तरीके से, लाचार तरीके से आपने किया। ये भूल जाते हैं मोदी जी, भारत की जनता हमेशा सशक्त शासक को पसंद करती है। ये जो है परिणाम जो चुनाव 4 जून 2024 को आए हैं, उस परिणामों में कारणों में जाएंगे तो एक कारण प्रमुख ये भी है कि ठीक है कि मोदी जी की सरकार ने या स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के अंदर हो रही उथल पुथल को एक निहायत लचीले तरीके से डील करने की कोशिश की और जनता के अंदर ये मैसेज गया कि जो इमेज है सशक्त नेता की, वो इमेज कहीं चूक चुकी है। बुजुर्ग हो चुके हैं, ढीले पड़ चुके हैं, अब उनमें जो है वो ताप नहीं रहा कि वो जो है हेड ऑन कोलिजन करके जो है लड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा एक यही संदेश है कि अभी भी मौका है,
2-3 महीने का, नहीं बहुत तो ये मौका है, इस विपक्ष देश जो ने है पूरे भरोसा किया है दादा। भारत को जगा देगा है। बिल्कुल बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत मौका है, बिल्कुल बहुत ज्यादा मौका है, अभी भी मौका नहीं है, बहुत ज्यादा जी मौका है। इस देश ने तीसरी बार बिल्कुल 60 सालों में नेहरू की बराबरी कराई है नरेंद्र मोदी को। इस देश से नरेंद्र मोदी को जो चाहिए था उससे ज्यादा दिया है। इस देश के मतदाताओं ने उनको बहुत ज्यादा दिया है। जी बाबा जी। मैं भैया इतना ही कहूंगा कि वो अक्सर लोग ना नेताओं को चूड़ियां भेज दिया करते हैं, प्रेजेंट कर दिया करते हैं। मोदी जी को एक बढ़िया बढ़िया वाली शिलाजीत कहीं से खोज के भेजो यार। मोदी जी को शिलाजीत चाहिए, बस मुझे इतना ही कहना। ठीक है ठीक है। मुझे लगता है कि मोदी जी के जितने भी प्रशंसक हैं, मोदी जी के जितने भी समर्थक हैं, मोदी जी आपकी छाती, आपका सीना अभी भी 56 इंच का है। इस देश ने उसको 2014 से लगातार देखा है, 2024 तक। चलिए, शिलाजीत भी अर्पण है, समर्पण का शिलाजीत आपको अर्पण है, समर्थन का शिलाजीत आपको अर्पण है, आपको हर तरीके से आपके साथ खड़े रहने का शिलाजीत आपको समर्पण है। और पहलवान जी आपकी बात ही मैं बोल रहा हूं, मैं शिलाजीत ही कह रहा हूं। मोदी जी 56 इंच को फिर तान के खड़े हो जाइए। जी जी सर बाइसेप्स ट्राइसेप्स वगैरह सब सही है, 8 पैक भी सही है सर, बस बाकी अन्य अंगों में भी थोड़ा कसाव चाहिए। शिलाजीत के तक सांडे का तेल भी भेज दीजिए। ना अब देखिए, ये इमरजेंसी पे बात करते करते कुछ बेहद अलोकतांत्रिक हो गया। तो दर्शकों, ये था जहां हम लोकतंत्र के खूनी अध्याय 25 जून 1975 में इंदिरा यानी कांग्रेस यानी इंदिरा, आपका ही नारा है जनाब, लगाया था इस देश में। और इस देश के, जैसा कि पुष्कर जी ने कहा कि संविधान के साथ आप बलात्कार कर चुके हैं, और ये लाल किताब जो लेके आप टहला रहे हैं, ये आपकी अम्मी इंदिरा गांधी का संविधान है, ये बाबा अंबेडकर का संविधान नहीं है। आप बलात्कार कर चुके हैं। आप मत उंगली दिखाइए, आपके पास वो चेहरा नहीं है। और बाबा जी के शिलाजीत में से थोड़ा सा आप भी खाइए और थोड़ी सी अकल बढ़ाइए। पुष्कर चले गए हैं, शिलाजीत के झटके लग रहा है पुष्कर को, इंटरनेट लगा दिया है। तो इसी के साथ दर्शकों, हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। और बाबा रामदास जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्कर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इसी के साथ प्रारब्ध के इस मंच से लेते हैं विदा। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय जय श्री राम। जय श्री जय जय श्याम, राम राम भाई, राम राम।